जो वक्त बीत गया हम उसका गम नहीं करेंगे। जो वक्त बीत गया हम उसका गम नहीं करेंगे। बचे हुए वक्त में ही हम इतिहास बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और मैक्सिमम बच्चे अभी जो वक्त बीत गया है ना, बहुत पूरा साल नहीं पढ़े हैं, वो अफसोस कर रहे हैं काश हम पढ़ लेते। लेकिन अब वो करने का वक्त नहीं है, अब पढ़ने का वक्त है। जो समय बचा है कसम कम से कम उसमें मेहनत करने का वक्त है। आप यही सोचते रहो, अरे भाई मैं पिछले महीना से पढ़ना स्टार्ट कर देता, अरे मैं 1-2 महीना पढ़ने से पहले स्टार्ट कर देता हूँ, कितना बढ़िया, कितना कुछ सीख चुका होता। कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। इसमें बता दूं, अभी जो वक्त बचा हुआ है लगभग 2 हफ्ते का, हाँ इसमें आप रगड़ के पढ़ लो। जो मैं दे रहा हूं उसको आप देख लो ना। मैं कहता हूं, गारंटी दूं, आपका 80 से 90% आपका एग्जाम में नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो उसका तो भाई 90+ फोड़े हो आप लोग। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग टोटल 5 सेट लाएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग 2 टाइप्स में बांटेंगे। एक रहेगा अति लघु लघु, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं, और नेक्स्ट पार्ट इसका रहेगा दीर्घ उत्तरीय, क्योंकि बड़ा बड़ा आंसर होता है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए फिर आप लोग देखने में भी परेशानी होगा। तो एक पार्ट में रहेगा अति लघु लघु उत्तरीय, ठीक है, दूसरा में रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। टोटल 5 सेट होगा और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कहता हूं आप लोग 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर इतना कर लो तो, और समझ ले तो ना भाई, तो 80 से 90% कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। आगे और वीडियोस आएंगे, बस अब चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब कर लो। जो मैं समझा दे रहा हूं समझ लो, ताकि एग्जाम में जाके फोड़ सको। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग एक काम जरूर करना, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में लाइक एम रखता हूं 2000 का। 2000 लाइक हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसका अपलोड कर दूंगा, क्योंकि भाई मुझे भी तो लगना चाहिए ना कि जिस प्रकार मैं मेहनत करूं आप लोग तो उसका रिजल्ट दे रहे हो, पढ़ रहे हो। तो ज्यादा से ज्यादा अपने हर एक ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर करो ताकि सभी को पता चले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। कई बार पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है, देख लो क्या है। देखो, यूटोपिया या कल्पनादर्श से आप क्या समझ, इसका अर्थ कह दो, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो, कोई दिक्कत नहीं। यूटोपिया का अर्थ एक ऐसे आदर्श समाज से है जिसका सच में होना असंभव है। यूटोपिया का अर्थ कल्पनादर्श भी है। क्या बात, यूटोपिया मतलब क्या था, एक ऐसा आदर्श समाज जिसमें मतलब इसका सच में होना असंभव, सोच रहे हो, जिसमें बिल्कुल भी अहिंसा नहीं होगा, कोई किससे भेदभाव नहीं करेगा, सब आपस में प्रेम करेगा, कहीं चोरी डकैती कहीं भी कुछ नहीं होगा। क्या ऐसा समाज संभव है? बिल्कुल नहीं। तो ये सिर्फ सपने में, मतलब ये सिर्फ कल्पना में ही संभव हो सकता है। इसलिए इसका जो सच में संभव होना असंभव है, इसलिए इसको क्या है, यूटोपिया का अर्थ क्या, कल्पनादर्श भी, क्योंकि कल्पना में ही जो संभव हो सकता है। तो समझ गए, यूटोपिया क्या है, एक ऐसा आदर्श समाज जिसकी सच में होना असंभव है, उसे यूटोपिया कहते हैं। और यूटोपिया का अर्थ ही दोस्तों है कल्पनादर्श। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं। सत्याग्रह विचार से आप क्या समझते हैं, देख लो। सत्याग्रह के विचार का मतलब है सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। सत्याग्रह सत्य की शक्ति में विश्वास। देखो, सत्याग्रह मतलब क्या, हम सत्य के साथ चलेंगे, चाहे कितने हमारे ऊपर जोड़ पड़े, हम सत्य के साथ ही चलेंगे और उसी को आवाज बना करके, हम उसी को अपनी शक्ति बना करके हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। जैसे महात्मा गांधी जी किया करते थे ना, भाई हम सच है तो सच, हम क्यों किससे डरेंगे। तो इस प्रकार सत्य को ही अपनी शक्ति बना लेंगे कि भाई मैं सही हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। मैं भले 2 बार गिर जाऊं, मैं फिर कर उठकर खड़ा रहूंगा, फिर उठकर खड़ा होऊंगा, ठीक है, अपना छाप छोड़ जाऊंगा। तो सत्य को ही अपनी शक्ति मानकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, और सत्याग्रह सत्य की शक्ति में विश्वास है। क्लियर, बस समझ लो। ऐसा नहीं कि भाई डिटेल में जो बोल रहा हूं वही आप लोग बना बना के लिख सकते हो अपने भाषा में भी, बस समझो। तो किन्हीं 2 राजनीतिक दलों का नाम बताया। 2 राजनीतिक दलों का नाम बोला है, तो एक का नाम है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और दूसरा है आम आदमी पार्टी यानी कि आप। भाई कांग्रेस का भी नाम लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, कांग्रेस क्यों छोड़ दोगे। ठीक है, किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखे। 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब जो परंपरा में नहीं है, जो पहले यूज में नहीं आती थी, हाल ही में यूज में आ रहा है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया एक, और दूसरा हो जाए पवन ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का अर्थ होता है दोस्तों कि ऐसा ऊर्जा स्रोत जो पहले यूज नहीं हो रहा था, लेकिन हाल ही कुछ दिनों से, कुछ दिनों नहीं, कुछ वर्षों से यूज हो रहा है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सारा। ठीक है, अगला प्रश्न है सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं लिखिए। सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं क्या क्या है। तो देखो, सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, सड़क के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है। देखो, अगर कहीं रेलवे ट्रैक बिछाएगा ना तो भाई बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। रेलवे ट्रैक बिछाओ, पहले एकदम जंगल झाड़ी काटो, वहां रोड बनाओ, कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो मतलब वहाँ प्लेन करो, फिर बड़ा बड़ा बॉगी बनाओ, उसके जगह पे सड़क में क्या कम खर्चा आता है। ठीक है, सड़क बनाने में। तो इसलिए सड़क के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है, पैसा कम लगता है सड़क बनाने में। ठीक है, इनका निर्माण बहुत ऊंचे स्थानों, किसी भी स्थान पर किया जाता है। देखो, अब सड़क का जो निर्माण हो रहा है ना,
कहीं भी हो सकता है, ठीक है। देखो अब ढलान वाले जगह में हो सकता है, लेकिन रेलवे ज़्यादा ढलान वाले नहीं, वो हमेशा समतल ही चलता है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, इनका निर्माण बहुत ऊंचे स्थलों या फिर किसी भी जगह पर किया कर हो सकता है, सड़क का। लेकिन रेलवे का स्थान तो हर जगह पे नहीं हो सकता ना, रेलवे का हर जगह तो रेल नहीं चल सकता है ना, ठीक है। इनका निर्माण बहुत ऊंचे स्थान या किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, लेकिन रेलवे का स्थान मतलब रेलवे नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। अरे टका टका, मनी मनी, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सुन लो जी भैया, मुद्रा का अर्थ होता है, मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय की क्रियाएं करते हैं, ठीक है। आपको बड़ा गुपचुप खाने का मन हो रहा है, मान लो जाओगे गुपचुप वाला, बोलो भैया गुपचुप खिला दो, नहीं खिलाएगा जब तक उसको टका नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे आप कुछ भी हो, ठीक है। आप मतलब आपको देख के थोड़ी, आपका चेहरा देख के थोड़ी गुपचुप खिला देगा, भैया आप पैसा दोगे तब तो, ठीक है। वैसे आप मान लो कोई सामान बेच रहे हो, ठीक, तो आप किसी को फ्री में थोड़े दोगे, पैसा लोगे, तो इससे क्या क्रय विक्रय कर सकते हो, सबसे बढ़िया चीज। तो मुद्रा क्या है, धन के उस रूप को कहते हैं जिससे हम लोग कोई दैनिक जीवन में क्रय या विक्रय कर सकते हैं। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, नाम में ही इसका आंसर छुपा है। बहुराष्ट्र मतलब जिसका कारोबार एक राष्ट्र में नहीं रहेगा, जिसका कारोबार भारत की नहीं, भारत ही नहीं, भारत तो एक राष्ट्र हो गया, मतलब देश के हर एक राष्ट्र, हर एक देश में रहेगा। हर देश के बोल रहे हैं, मतलब दुनिया के हर एक देश में इसका कारोबार रहेगा, मैक्सिमम देशों में। तो ऐसी कंपनियां जो विश्व के विभिन्न देशों में कारोबार स्थापित करती है, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्र मतलब क्या, राष्ट्रीय कंपनियां मतलब सिर्फ एक राष्ट्र में काम करेंगे, जैसे वो भारतीय कंपनियां हो गया या पाकिस्तानी कंपनियां हो गया, अमेरिका कंपनियां हो गया। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी अर्थ क्या, बहुत सारे राष्ट्रों में कार्य करेगा, ठीक है। सिंपल सा शब्द है। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, तो देखो उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण मतलब क्या, कुछ मान लो पाबंदी लगा दिया गया है, जैसे लड़कियों को पढ़ने पर पाबंदी है, ठीक है, तो ये पाबंदी हटा देना, समझ रहे हो। लड़कियों को घर से बाहर निकलने देने से मना करना, पढ़ने से मना करना, तो ये सब चीजें पाबंदी हटा देना, तो ये उदारीकरण है, ठीक है। तो उदारीकरण का अर्थ बस यह होता है कि ऐसे नियंत्रण या ढील में मतलब नियंत्रण में ढील देना जिससे आर्थिक विकास में का बढ़ावा हो सके, ठीक है। आर्थिक विकास देखो, अब लड़कियां पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, तो ये चीज हो गया। अब दूसरा चीज हो सकता है फैक्ट्री के बारे में भी सब बहुत सारा चीज आ सकता है। तो मेनली उदारीकरण का अर्थ होता है दोस्तों, जो नए डेवलपमेंट चाहता है, ठीक है, ये एक डेवलप्ड वाला सोच है, भैया हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाएं, ठीक। ऐसा जो मतलब कुछ पाबंदी लगा दे, उसको छूट देना जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। मान लो कुछ सरकार ने कुछ फैक्ट्रियों के लिए कुछ नियम लगा दिए जिससे फैक्ट्री आगे नहीं बढ़ रही है, तो भाई वो जो नियंत्रण लगाया है उस पर छूट देना, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकता है। मान लो फैक्ट्री के लिए लगा दिया कि भाई गाँव में वो फैक्ट्री नहीं लगा सकता है, कंपनियां गांव में फैक्ट्री लगा नहीं सकती है, तो भाई कंपनी को शहर में जगह कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो फिर लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से इस प्रकार का छूट है, जो मतलब इस प्रकार जो नियंत्रण है, चलो गांव में फैक्ट्री नहीं लगाएगा तो उस पर छूट दे देगा, तो ये उदारीकरण वाला सोच हो गया। तो बस ये उदारीकरण इसी का अर्थ है, जिससे कि आर्थिक विकास हो सके, समाज डेवलप्ड हो सके। अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में। टोटल दोस्तों इसमें हम लोग को 8 प्रश्न है, ठीक है, 8 में से 6 का जवाब देना होगा। इस प्रकार मैं बता दूं, टोटल में 5 सेट लाऊंगा, इसमें ये पहला सेट है, ठीक है, 5 सेट में लाऊंगा, ये पहला है, इसको देख लो, आगे और भी सेट्स होंगे, इसको देख लोगे ना, आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को कि सर मैंने बहुत कुछ सीखा है। बस समझो, इतना आसान भाषा में गारंटी देता हूं आप लोग कहीं नहीं मिलेगा। और जैसा मैं कह रहा हूं, इस वीडियो का टारगेट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2000 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो कि मुझे भी लगना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हो ना, तब तो मैं आप लोगों को और वीडियो इस प्रकार का अपलोड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल की पर्सन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। 1929 में जब महामंदी आई, तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है महामंदी कब आई थी भाई, 1929 में। देखो 1929 ईस्वी के महामंदी के कारण बंगाल की पर्सन पैदा करने वाले लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया पर्सन जो पैदा करते लोग, क्या कि पर्सन की कीमतों में भारी गिरावट हो गई। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग कर्ज में डूब गए, ठीक है। जब 1929 में महामंदी आई, ठीक है, तो पर्सन कौन खरीदेगा भाई, लोगों को खाना खाने का पैसा नहीं है, पर्सन कौन खरीदेगा, तो इसकी कीमत में बहुत ज्यादा डीप हो मतलब गिरावट आ गया, ठीक है। तो जिससे पर्सन जो कारोबारी थे वो लोग कर्जे में डूब गया, जो किसान था वो कर्जे में डूब गए, क्योंकि भाई जितना भी पूंजी फसल में लगाया था उतना लोग को मिला नहीं, या सामान बेचा ही नहीं रहा था। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। देखो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। क्या कदम उठाए भैया, तो देखो सबसे पहला फ्रांस के क्रांतिकारियों ने एक नया झंडा बनाया।
सामूहिक फ्रांसीसी लोगों ने, जो फ्रांस के लोग हैं ना, वो फ्रांस के लोगों के बीच में सामूहिक भाव पैदा करने के लिए कि एक हम एकजुट हैं, हम फ्रांस के लोग हैं, मतलब राष्ट्रवादी भाव पर पैदा करने लोग क्या किया। तो सबसे पहले फ्रांस के क्रांतिकारियों ने एक नया झंडा बनाया, जैसे भारत का तिरंगा झंडा, भाई नाम सही, झंडा ऊंचा रहे हमारा, किस प्रकार हम लोग एकदम पूरा देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं, किस प्रकार हम लोग के अंदर एकदम कूट कूट के देशभक्ति जाग जाता है, ठीक है। उसी प्रकार क्या, फ्रांस में सबसे पहले क्रांतिकारी ने एक झंडा बनाया अपने देश के लिए। अलग अलग बोली जाने वाली भाषा को छोड़कर फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया, क्योंकि भाई हम लोग फ्रांस में रहते हैं, मतलब हम लोग नहीं रहते हैं, वो लोग कह रहा था, बोले सर आप तो, हम लोग तो इंडिया में रहते हैं, फ्रांस क्यों कह रहे हो, मतलब फ्रांस के लोग कह रहे थे कि हम लोग जब फ्रांस में रहते हैं तो हमारी भाषा भी फ्रेंच होनी चाहिए, हम किसी भाषा को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार उससे क्या एक एकजुटता आया कि भाई चलो हम लोग फ्रांस में है तो फ्रेंच भाषा बोलेंगे, तो ये चीज़ उन लोगों ने किया। अगला क्या, एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी लोगों के लिए समान कानून बनाया गया। देखो कितना अच्छा अच्छा पॉइंट लिखा है मैंने, इतना एक ऐसा कानून बना जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिले, समान कानून सभी के लोगों को हो, तो सभी के बीच में अब भेदभाव का मन नहीं रहे कि चलो भाई इसको ज़्यादा छूट मिल रहा है हमको कम मिल रहा है, इस प्रकार का नहीं, सभी के लिए समान बन गया। फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने पृथ्वीभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों पर प्रचार किया। पृथ्वीभूमि और नागरिक मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना भारत माता की जय, ठीक है, जैसे बोले भारत माता की जय, तो किस प्रकार एक अंदर ही राष्ट्रभक्ति वाला जागता है उन लोगों ने। उसी प्रकार हम लोग जैसे मातृभूमि बोलते हैं, उसी प्रकार उन्होंने क्या पितृभूमि वाला शब्द लाया। नागरिक की हम लोग फ्रांस के नागरिक है ये वाला शब्द लाया, और इन शब्दों को लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देश के अंदर आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया तथा नापतोल की एक समान व्यवस्था अपनाई गई। मतलब देश के अंदर मान लो झारखंड से कोई सामान दिल्ली जाएगा तो इसमें कुछ टैक्स लगता है, ठीक है, अपने स्टेट जो गवर्नमेंट होता है वो टैक्स लगाता है। उस पर वहां क्या किया भाई, देश के अंदर कुछ भी आयात निर्यात होगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी कर नहीं देना पड़ेगा, तो इससे भी अब अच्छा चीज हुआ। तो इस प्रकार फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक का भाव पैदा करने सारी चीज उन लोगों ने किया था। अगला प्रश्न है, सूरत बंदरगाह 8वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया। तो देखो ये हम सवाल पहले भी करा चुके हैं, सूरत बंदरगाह 8वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया। देखो मशीनों का युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय सूती कपड़ों का दबदबा था। जब मशीन का युग नहीं हुआ था, जब फैक्ट्रीज सब नहीं लगे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मतलब विदेशी बाजार में भारत का जो कपड़ा था ना बहुत दबदबा था, ठीक है। उस समय सूरत के बंदरगाह का बड़ा ही बोलबाला था, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा निर्यात होते थे। क्यों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कपड़े जाते थे तो सूरत के बंदरगाह होकर ही जाते थे, क्योंकि उस वक्त तो हवाई जहाज नहीं था, जल जहाज था, जल जहाज जाता था, और जहां पर जल जहाज रुकते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं। तो भाई सूरत बंदरगाह से होकर जाते थे, तो वहां बहुत ही एकदम बोलबाला था वहां का जहाज का, एकदम हरा भरा जगह था। पर जब यूरोपियन कंपनियों ने अपना पैर पसारना शुरू किया तो सूरत के तट पर स्थित बंदरगाह का निर्यात कम होने लगा और ये हाशिए पर चल गया। मतलब जब यूरोपियन कंपनी ने क्या अपना पैर पसारना शुरू किया, जब फैक्ट्री वैक्ट्री लग गया, जब यूरोपियन कंपनियों ने भी अच्छा अच्छा कपड़ा तैयार करना शुरू कर दिया, तो जो वो बंदरगाह था तब क्या हुआ। अब मान लो यूरोप का जो जितने सारे देश है उन देशों को यूरोप में ही मिल जा रहा है अच्छा अच्छा कपड़ा, तो भारत से क्यों मंगाएगा भाई, नहीं मंगाएगा ना। तो भारत से नहीं मंगाएगा, तो भारत से जिस बंदरगाह से होकर कपड़ा जाता था सूरत बंदरगाह से होकर ठप पड़ गया, बैठ गया, तो इस वजह से वो हाशिए पर चला गया। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों को लिखिए। बहुउद्देशीय परियोजना से दोस्तों क्या क्या लाभ होता है वो लिखना है। तो क्या क्या लाभ होता है बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब समझ लो जैसे बांध बनाना, डैम बनाना, कहीं नदी है, नदी का पानी को मोड़ करके राहत, मतलब वहां डैम बनाता है कि भाई चलो पानी को रोकते हैं। तो सबसे पहला क्या, बाढ़ नियंत्रण, जो अचानक से नदी में जो पानी आ जाता है ना तो डैम रोक लेगा, बांध रोक लेगा, तो बाढ़ नहीं आएगा। सिंचाई के लिए जलापूर्ति, आसपास के वहां से सिंचाई होगा, वो पानी का यूज सिंचाई में कर सकते हैं, खेती में कर सकते हैं। विद्युत उत्पादन, भाई उस पानी का डैम का, भाई देखते हो ना हम लोग को विद्युत ऊर्जा कहाँ से होता है, मिलता है, ज्यादातर विद्युत ऊर्जा वहीं से मिलता है, डैम से। भाई वहाँ जहाँ पानी उतरता है वहाँ एक रोटर लगा देता है, वो घूमता है, फिर हम लोग को विद्युत जनरेटर के सहायता से घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाता है, तो विद्युत उत्पादन करना। पेयजल उपलब्धता, वही पानी को फिल्टर करके विभिन्न घरों में पेयजल के रूप में यूज कर सकते हैं। मछली पालन, भाई वहाँ मछली पालन हो सकता है। मृदा अपरदन की रोकथाम, ठीक है, मृदा अपरदन की रोकथाम, जैसे नदी का पानी बहाकर नदी मिट्टी को काटेगा, डैम का पानी एक जगह इकट्ठा रहता है तो मृदा अपरदन नहीं होगा, मिट्टी को घसाएगा नहीं। पर्यटन केंद्रों का निर्माण, जैसे मैथन डैम, पंचेत डैम, ये सब क्या पर्यटन केंद्र हो गया, लोग घूमने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। तो भाई इतना आसान आसान पॉइंट है, याद करना क्या भाई, समझ ही गए होंगे, खुद से छाप सकते हो। एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विवरण दें। पेय फसल कुछ ही बोलो, चाय कॉफी जो आपका मन है, तो मैं यहाँ पर चाय लेके चल रहा हूँ क्योंकि भारत के मैक्सिमम लोग चाय पीते हैं। तो चाय की खेती प्रमुख रूप से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में की जाती है। क्या
चाय एक प्रमुख फसल है, पेय फसल भारत का। भाई बच्चा से होकर बूढ़ा तक हर कोई चाय पीता है। आप लोग कौन कौन चाय पीते हो कमेंट करके बोलना। कौन नहीं, कौन पीते हो नहीं, पीते तो मैक्सिमम बच्चे लोग हैं, कौन नहीं पीते हैं और कारण क्या है जरूर बोलना। तो चाय की खेती के प्रमुख रूप से असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में तमिलनाडु तथा केरल में की जाती है। इसके ठीक है, इसके लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति क्या क्या है, मतलब कितना टेम्परेचर, किस प्रकार मिट्टी होना चाहिए। तो देखो चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि उत्पन्न होती है। ढालू भूमि मतलब इस प्रकार का ढलान भूमि, ठीक है, क्यों, ताकि इसमें पानी इकट्ठा ना हो, पानी गिरे तो ढटर ढटर नीचे आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए ढलान भूमि होनी चाहिए, लैटेराइट मृदा होनी चाहिए। इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। भाई ये तो हर एक किसी में चाहिए, ये तो जग जाहिर है, हर चीज बिजनेस में ही चाहिए। कुशल मतलब अच्छा जाना हुआ कि चाय की खेती कैसे हो, और सस्ते श्रमिक, सस्ता श्रमिक होना चाहिए, ज़्यादा पैसा वैसा ना ले। टेम्परेचर कितना होता है सर, कितना तापमान होगा, तो देखो इसके लिए 20 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए, मतलब ज़्यादा तापमान में नहीं, 20 से 30 डिग्री, मतलब समझ रहे हो, ठंडा वाला ही एरिया में, गर्मी वाला एरिया में नहीं होगा। तो 20 से 30 डिग्री तापमान आवश्यक होता है। 150 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है। और इसके लिए वर्षा कितनी चाहिए, 150 से 200। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना, ये भी भौगोलिक परिस्थिति में ही आता है। अगला प्रश्न है सत्ता की साझेदारी क्या है, इसके क्या क्या लाभ है। देखो इसमें क्या चीज़ अच्छा है, इसमें आप लोग भूगोल भी देखने को मिलेगा, इसमें आप लोग इतिहास भी देखने को मिलेगा, और इसमें आप लोग नागरिक भी देखने को मिलेगा। और हर एक चीज़ को मैं समझा रहा हूँ तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि समय कम है, ठीक है। आप समझो, एग्जाम में जाके लिख सकते हो, मेरा गारंटी है। और भाई इसी प्रकार से बच्चे लिखते हैं, 90% पढ़ते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करोगे, कर सकते हो। बस आप लोग एक काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार वीडियो पाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मुझे भी तो लगे हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। भाई 2000 का लाइक टारगेट है, जरूर कर देना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो इसका अपलोड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट, जो कि है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। इसमें सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी मतलब क्या, साझेदारी मतलब भी है साथ मिलकर सत्ता पर शासन करना। तो ऐसी व्यवस्था होती है सत्ता की साझेदारी जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी सत्ता की साझेदारी में। मान लो आपके गांव का भी कोई आदमी होगा जो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होगा। भाई आपका कोई गांव का चचा भतीजा हो सकता है, कुछ वार्ड मेंबर हो, कुछ हो, तो भी सत्ता का ही तो भाग है, ठीक है। तो क्या इसमें हर एक लोगों की भागीदारी होता है, आप भी जाके सत्ता में भाग ले सकते हो। भाई चुनाव में खड़े हो जाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है, ठीक है। क्योंकि भाई अब आपके गांव वाले आपको चुने या फिर आपके विरोधी को चुने चुनाव में, ठीक है, ये तो लोकतंत्र बताएगा ना। तो लोकतंत्र क्या, सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी मतलब क्या, सत्ता का शासन जो मिल बांटकर सत्ता चलाना, वही चीज होता है। बस वही चीज समझ, इसमें समाज के प्रत्येक समूह समुदाय की भागीदारी होती है इसमें सत्ता की साझेदारी में। और लाभ क्या क्या है देख लो। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाई आप लोग जानते होंगे, सत्ता की साझेदारी जो है ये लोकतंत्र का मूल मंत्र है, इसके बिना लोकतंत्र का कल्पना ही नहीं किया जा सकता। मतलब सत्ता की साझेदारी जब भाई मिलेगा, जब लोग मतलब सत्ता में भाग ले सकते हैं, अपना दुख दर्द को बता सकते हैं, तो वही तो सत्ता की साझेदारी होगा, ठीक है। कुछ जो आसपास का बड़ा नेता हो जाएगा, उसको जाकर अपनी बात बोल सकता है, तो यही सत्ता की साझेदारी है, ठीक है। तो इसके बिना क्या लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब बस अब कोई चुनाव में खड़ा हो जाएगा, उसको कोई भी वोट दे सकता है, तो ये लोकतंत्र का मूल मंत्र हो गया। दूसरा क्या, जब देश सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बनाया जाता है, तो देश और भी मजबूत होता है। क्या बोल रहा है, जब किसी देश में सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बनाया जाता है, तो देश और भी मजबूत होता है, ठीक है। मतलब भाई क्या, देश का कोई भी आदमी जाके सत्ता में भाग ले सकता है, ठीक है। देख सकते हो, जो आप कुछ साल पहले जयराम महतो का नाम तक नहीं था, जो आज इतना बड़ा नाम बन चुका है, क्या सत्ता भी हासिल कर सकता है आगे जाकर। तो इसमें कोई भी आके इसमें कर सकता है, ठीक है, और अपना फर्ज समझेगा कि नहीं भाई हम सत्ता में हैं, हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे, तो देश इससे और भी मजबूत होता है, ठीक है। एक एकता का भाव उत्पन्न होता है। जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों में को ध्यान में रखा जाता है, तो उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है। क्या, जब किसी बिना भेदभाव के सभी जातियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है कि भाई चलो सभी जाति का जो भी अच्छा चीज़ हम वो करेंगे, उनकी भावनाओं का आदर कर किया जाता है, तो किसी प्रकार के संघर्ष की भावना समाप्त हो जाती है, तो देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। मतलब क्या, जब समाज के हर एक वर्ग को अपना अधिकार मिल रहा है, ठीक है, हिंदू वर्ग को अधिकार मिल रहा है, मुस्लिम वर्ग को अधिकार मिल रहा है, SC ST को अधिकार मिल रहा है, जनरल कास्ट को अधिकार मिल रहा है, जिसका जो मतलब सभी को अधिकार मिल रहा है, तो जो भेदभाव होता है ना, जो ईर्ष्या होती है, वो समाज में खत्म हो जाती है, ठीक है, और समाज आगे बढ़ता है। समझ गए। तो ये कुछ पॉइंट हैं, 2 पॉइंट देख लेना, 3 पॉइंट है, देख लेना, ठीक है। अगला है दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर। देखो
दबाव समूह राजनीतिक दल में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले दबाव समूह देख लो। दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने का अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता। मतलब जो दबाव समूह होता है ना, वो नहीं चाहता कि हम चलो सत्ता हासिल करें, हम राजा बने, हम नेता बने, नहीं। जबकि राजनीतिक दल के लोगों का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करके सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण रखना होता है। क्या? जबकि जो राजनीतिक दल होता है क्या, चुनाव लड़ता है, वो चाहता है कि भाई हम भी सत्ता में आए, हम भी राजा बने, ठीक है, और नहीं बन पाए कम से कम विपक्ष तो बने, विपक्ष की भूमिका तो बने, और सरकार जो काम करेगी हम उस पर रोकथाम करेंगे अगर कुछ गलत करेगा तो ये होता है राजनीतिक दल। दूसरा क्या है, राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, जबकि दबाव समूह को जनता के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। दबाव समूह मतलब जस्ट कुछ लोगों का समूह मिल गया, ठीक है, वो सरकार पर दबाव बनाएगा कि हम लोग ये अधिकार चाहिए, ये अधिकार चाहिए, वो राजनीति नहीं करता है, वो अपना अधिकार मांगता है दबाव समूह, ठीक है। अगला है, दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल सीधे राजनीति भाग लेना चाहते हैं। क्या बोल रहा है, जो दबाव समूह होता है ना, राजनीतिक दल में मतलब चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन जो राजनीतिक दल होता है ना, उस पर असर डालते हैं कि भाई चलो मेरी बात को सुनो और मेरा जो दिक्कत है उसको सॉल्व करो। तो वो राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। जो राजनीतिक दल होता है सत्ता में, उस पर असर डालता है, उस पर इफेक्ट डालता है, और चाहता है भाई हम लोग का जो भी ये मांग है, ये मांग को पूरा करो, ठीक है। अगला और आज के दोस्तों इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि इसके बाद हम लोग का दूसरा सेट आएगा जो कि दीर्घ उत्तर प्रश्न का होगा, ठीक है। तभी आएगा जब मैंने कहा इस वीडियो पर 2000 लाइक्स पार हो जाएगा, ठीक है, तभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे लगना भी चाहिए ना कि भाई मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। क्या खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास, देखो खाद्य उपलब्धता मतलब खाना का जो उपलब्ध हो रहा था ना, तकनीक, उसमें क्या क्या टेक्निकली चीज़ें अप्लाई किया गया था। चलो अच्छा, अब सुरक्षित रहेगा खाना। देखो, खाद्य उपलब्धता तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण निम्नलिखित है। क्या है? सबसे पहले यातायात और परिवहन साधनों में काफी सुधार किया गया, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई और बोगियों का भार भी कम किया गया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में लगा कम लागत पर ही आसानी से पहुंचाया जा सके। मतलब क्या हो रहा है, यातायात परिवहन साधनों में काफी सुधार हुआ। जो खाद्य सामान था खेतों में जो तैयार हो रहा था, आलू टमाटर बैगन जो भी हो, वो एक जगह दूसरी जगह पहुंचने के लिए क्या भाई परिवहन का व्यवस्था चाहिए, बस चाहिए, सड़क चाहिए। तो इसके लिए क्या तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई जो फटाफट से चलेगी, और जो बोगियों का भार था वो भी कम किया गया ताकि भाई जल्दी जल्दी पहुंच सके, ठीक है। इससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर तक सीधा ट्रेन के सहारे में पहुंचाया जा सकता था। दूसरा चीज क्या किया, 1870 के दशक तक तो पहला टेक्निकल चीज क्या किया, तकनीकी चीज क्या किया कि चलो रेलवे बॉगी बनाई गया, रेलवे ट्रेनों का स्पीड बढ़ाया गया, मतलब रेलवे ट्रेन बोल रहे हैं, ट्रेनों का स्पीड बढ़ाया गया, ये चीज किया गया। दूसरा क्या, 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। 1870 के दशक तक दोस्तों अमेरिका से, ठीक है, यूरोप तक मीट का निर्यात नहीं किया जाता था, क्योंकि उस वक्त तक मांस का निर्यात करने के लिए उचित तकनीक नहीं था। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका से यूरोप जाएगा बहुत टाइम लग जाएगा, सोचो 5-6 दिन लग जा रहा है, 5-6 दिन भाई कोई भी भेड़ बकरी जाएगा तो वो सूख जाएगा खुद ही, क्या करेगा वहां जाकर। नई तकनीक के आने पर स्थिति बदल गई, पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी, मतलब पानी के जहाज में ही रेफ्रिजरेशन फ्रीज वाला चीज स्थापित कर दिया गया, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजें लंबी यात्रा पर ले जा सके। मतलब मीट उट खराब हो जाता था जो 1-2 दिन में, वो अब लंबी यात्रा में जा सकता था, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोग का टोटल लघुत्तरीय, इसका हम लोग का आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं इस सीरीज को जो देखेगा वो बहुत अच्छा करेगा, और नहीं देखेगा वो जरूर बहुत ज्यादा पछताएगा, वो नहीं देखेगा। तो भाई ज्यादा से ज्यादा हर एक जगह पे शेयर करो, ठीक है, और सभी बच्चों को बता दो, कम से कम ये चीज पढ़ के जाओगे ना, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। चलिए सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कितना ही फिर नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।